Hello everyone and once again a very warm and hearty welcome to the another video of Destination Success। तो ये जो वीडियो है ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इसी वीडियो को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली ये वीडियो जो है वो क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर 3 की है, हिस्ट्री के, जो आपका विद्रोही और राज है। इसी को मैं ऑलरेडी हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके उस वीडियो को देखो और फिर सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से विद्रोह जो था वो स्टार्ट हुआ था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, किसने किसने इसमें भाग लिया और क्या इसका ढर्रा या फिर पैटर्न था। जो सैनिक थे उनके बीच में जो बातों का आदान प्रदान होता था, वो किस संचारण जो था बेसिकली वो किस तरीके से होता था। तो इस चैप्टर में हम उसको इसी पार्ट में हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं कि किस तरीके से जो अवध था या जो बाकी के क्षेत्र थे वो कैसे उन पे विद्रोह करा गया और किस तरीके से अंग्रेज़ जो थे वो भारत से चले गए। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है अवध का विद्रोह, कि अवध में किस तरीके से विद्रोह जो था वो किया गया था। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। अवध जो था वो एक ऐसी जगह थी भारत में जिसका बहुत ही ज़्यादा जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रभाव था अंग्रेज़ों के ऊपर। तो अंग्रेज़ों ने क्या करता है, इस पर कब्ज़ा करने की काफ़ी कोशिश करी थी। तो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी था उसने ये बात बोली थी कि जो अवध है वो एक गिलास फल है और एक ना एक दिन वो इन अंग्रेज़ों को मिल जाएगा, मतलब इनके मुँह में आके गिरेगा का मतलब है कि एक ना एक दिन ये इस पर कब्ज़ा कर लेंगे। 5 साल बाद 1851 में इस रियासत को ब्रिटिश शासन का अंग घोषित कर दिया गया। 5 साल बाद जब इन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया, इन्होंने सब कुछ वहाँ पर अपना बसा लिया, तो उन्होंने क्या करा, इसको ब्रिटिश शासन का एक अंग घोषित कर दिया कि ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये ब्रिटिश शासन का अपना एक अंग है। अवध रियासत पर कब्ज़े का सिलसिला जो था वो काफ़ी लंबा चला था, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करी थी, पर ये सफल नहीं हो पाए थे उसमें। 1801 में अवध में एक सहायक संधि जो थी वो थोप दी गई। ये सहायक संधि क्या थी, एक तरीके का अग्रीमेंट था जो अंग्रेज़ों के और अवध के नवाबों के बीच में हुआ था, उसको नाम दिया गया था सहायक संधि। इस संधि में कुछ शर्तें जो थी वो अंग्रेज़ों ने रखी थी। सबसे पहली शर्त ये थी कि नवाब अपनी सेना जो है वो ख़त्म कर देंगे, मतलब अवध में जो भी नवाब है उसकी कोई सेना नहीं रहेगी, जो भी सेना है उसमें कौन होंगे, सिर्फ अंग्रेज़ शामिल होंगे। दूसरी शर्त ये थी कि रियासत में अंग्रेज़ की सेना की इजाज़त दे, कि मतलब अपनी सेना तो वो ख़त्म कर दे, अब सेना में आएगा कौन, अंग्रेज़। तीसरी शर्त थी कि दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट को सलाह पर अमल करें, मतलब जो भी नवाब के जो भी दरबार होगा उसमें जो भी सलाह मशवरा होगा वो कौन देगा, आपका ब्रिटिश रेजिडेंट। ब्रिटिश रेजिडेंट कौन होता था कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा था कि अपना कब्ज़ा करने के लिए अवध पर या फिर उनके पूरे के पूरे रियासत पर उन्होंने क्या करा, अपना एक ऑफिसर या फिर अपना एक आप कह सकते हो रेजिडेंट जो था उन्होंने वहाँ पर अवध के जो नवाब थे उनके दरबार में छोड़ दिया। उनको छोड़ने का मतलब क्या था कि उन्होंने छोड़ा तो सही उसको, पर उनका शर्त ये थी सहायक संधि में कि जो भी काम होंगे वो नवाब की मर्ज़ी से नहीं होंगे, उस गवर्नर की मर्ज़ी से होंगे जो वहाँ पर छोड़ा गया है अंग्रेज़ों के द्वारा। उस गवर्नर को ही यहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट का नाम दिया गया था। तो शासन जो था एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने अंग्रेज़ों ने दो तरीके से करा, एक तो डायरेक्ट सीधा और एक इनडायरेक्ट, मतलब जो ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट जो उन्होंने छोड़े ये एक तरीके का इनडायरेक्ट कंट्रोल था या इनडायरेक्ट शासन था नवाबों के ऊपर या फिर अवध के ऊपर। डायरेक्ट ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट कब्जा कर लिया, उन्होंने अपना राज चलाया, कोई नवाब कोई बादशाह कोई राजा वहाँ पर नहीं छोड़ा। दूसरा इनडायरेक्ट मतलब जैसे कि अवध पर करा इन्होंने कि वहाँ पर अपने ब्रिटिश रेजिडेंट छोड़ दिए जिनकी मर्ज़ी के, मतलब नवाब तो था पर मर्ज़ी किसी चलेगी ब्रिटिश रेजिडेंट की, तो एक तरीके से शासन किसका था वहाँ पर, अंग्रेज़ों का था। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट शासन। जब जो राजा था सिर्फ नाम का होता था और गवर्न किसके थ्रू होता था, वो रेजिडेंट के थ्रू, मतलब राज किसका चलता था वहाँ पर, रेजिडेंट का राज चलता था, राजा जो था वो सिर्फ नाम का होता था। नेक्स्ट आपकी सहायक संधि को थोड़ा डिटेल में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है कि सहायक संधि क्या है। इसकी शुरुआत कब हुई, 1978 में हुई थी। और किसने करी थी इसकी शुरुआत, लॉर्ड वेलेज़ी द्वारा ये जो अंग्रेज़ों का एक गवर्नर था उसके द्वारा 1798 में इसकी शुरुआत की गई थी।
यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेज़ों के साथ साथ संधि करने वाले कुछ शर्त माननी पड़ती थी। मतलब जो भी इंसान या फिर जो भी नवाब है, राजा है, बादशाह है, जो भी है, वो जब भी अंग्रेज़ों के साथ संधि करता था तो उसको अंग्रेज़ों की कुछ शर्तें जो थी वहाँ पर माननी पड़ती थी। शर्तें क्या क्या होती थी कि अंग्रेज़ अपने सहयोगी की भारी और आंतरिक चुनौतियों की रक्षा करेंगे। अब ऐसा तो नहीं था कि हर चीज़ उन अंग्रेज़ों ने थोप ही दी थी, कुछ कुछ उन्होंने अच्छी बातें भी इस संधि में बोली थी कि जैसे अगर आप इस संधि को साइन करते हो तो कोई भी अगर बाहरी या आंतरिक चुनौती आपके राज्य में आती है या आपके क्षेत्र में आती है तो अंग्रेज़ आपकी उसमें मदद करेंगे। दूसरी शर्त ये रखी उन्हें सहायक संधि में कि सहयोगी पक्ष के भूपक्ष में ब्रिटिश सैनिक की तैनाती। मतलब जो भी सहयोगी पक्ष है, मतलब जो भी इंसान या फिर जो भी राजा जो है सहायक संधि को साइन कर रहा है अंग्रेज़ों के साथ, तो वो क्या करे, अपनी सेना को समाप्त कर दे और अपनी सेना में ब्रिटिश सैनिक जो है वो तैनात कर दे। सहयोगी पक्ष को इस सैनिक की टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होती थी। अब अंग्रेज़ों ने अपनी सेना भेजी है उनके सैनिकों के उसमें तैनात होने के लिए, पर उनको करना क्या होता था कि जो भी ब्रिटिश सैनिक आए हैं, जो अमेरिका कह रही सॉरी, जो भी आपकी व्यवस्था है उनकी सैनिकों के रहने की, वो आपको करनी पड़ती थी कि भले ही वो आपके ब्रिटिश सैनिक हैं पर व्यवस्था आपको खुद ही करनी है उनकी। चौथी शर्त ये थी कि सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में शामिल हो सकेगा। मतलब एक तरीके से उसने उसके हाथ पैर बांध दिए कि ना तो आप मेरे बिना किसी और संधि को साइन कर सकते हो और ना ही मेरी अनुमति के बिना, मेरी परमिशन के बिना कोई युद्ध छेड़ सकते हो। उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि आपकी मदद करेंगे, चाहे उसको बाहरी चुनौती है चाहे आंतरिक चुनौती है, मदद ब्रिटिश आपकी करेंगे, पर कोई भी युद्ध आप उनसे बिना पूछे नहीं कर सकते। जब तक उनकी सहमति नहीं होगी कोई युद्ध शुरू नहीं हो सकता। तो ये थी आपकी सहायक संधि। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आता है कि अंग्रेज़ों को अवध में इतनी दिलचस्पी क्यों थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये कई बार सीबीएसई के एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है कि अंग्रेज़ों को डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई आपसे घुमा फिरा के इसमें क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि अंग्रेज़ों को अवध में इतनी दिलचस्पी क्यों थी या फिर अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्जा करने की इतनी कोशिशें या इतने साल तक मेहनत क्यों करी। तो सीधा सा आंसर है इसका कि जो अवध है ना उसमें नील और कपास की बहुत अच्छी खेती होती है, उसकी मिट्टी, उसकी ज़मीन इतनी उपजाऊ है जिसमें अंग्रेज़ जो थे वो अपनी नील और कपास की बहुत ही अच्छी खेती कर सकते थे और जिससे उनको फ़ायदा होता था। दूसरा रीज़न इसका ये है कि एक बड़े बाज़ार के रूप में अवध को विकसित कर सकते थे, क्योंकि अवध जो है वो इतना अच्छा था, इतना अच्छा राज्य था, इतना विकास उसमें हो रखा था कि उसको हम एक बड़े बाज़ार के रूप में विकसित कर सकते थे। और बड़े बाज़ार के रूप में विकसित करने से फ़ायदा किसका होता, आपका अंग्रेज़ों का होता, कि वो जो भी सामान था वो अपना बाहर से ला के यहाँ बेच सकते थे और यहाँ के बने सामान को अपने देश में ले जाकर बेच सकते थे। तो इन शॉर्ट फ़ायदा दोनों तरफ से ब्रिटिशर्स को ही था। और एक और चीज़ थी कि जो अवध थी उसको हम बंगाल की आर्मी की पौधशाला कहते हैं। आर्मी की पौधशाला मतलब कि यहाँ से आर्मी की जो चीज़ें हैं, मतलब आर्मी जो है यहाँ से काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलती थी। आर्मी के जो लोग हैं, जो सैनिक हैं, वो यहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में तैनात थे एक तरीके से। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विरोधी क्या चाहते थे। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कई बार सीबीएसई के पेपर में रिपीट हो चुका है। तो विरोधी क्या चाहते थे, बेसिकली विरोधी कौन थे जो विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों का, तो वो क्या चाहते थे ये बात स्पष्ट नहीं थी, ना उस टाइम पर ना आज तक। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी विरोधी थे ना वो ज़्यादातर जो थे वो अनपढ़ थे। अनपढ़ मीन्स उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, वो सिर्फ अपनी बातें बोलकर ही सुना सकते थे आपको, लिखकर उनके पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी या उनको इतना नहीं आता था कि वो लिखकर किसी चीज़ को छोड़ के जा सके अपने पीछे से। दूसरा रीज़न ये था कि जानकारी जो थी वो अंग्रेज़ों के दस्तावेज से मिलती है। मतलब जितने भी ये विद्रोह हुए हैं, जो भी चीज़ें हमारे देश में हुई हैं ना, वो सारी इनकी जानकारी हमें मिलती है अंग्रेज़ों के दस्तावेज से, मतलब जो अंग्रेज़ों ने खुद लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ें निर्भर किस पे करेंगी, जो जानकारी मिल रही है वो किस पे निर्भर करेगी, अंग्रेज़ों पर। अंग्रेज़ तो वही लिखेंगे ना जो वो चाहते हैं, वो उनकी बात थोड़ा ना लिख देंगे जो विद्रोह कर रहे हैं। तो बेसिकली बात यहाँ पर हम क्या आती है कि जानकारी जो है वो अंग्रेज़ों ने दी है और अंग्रेज़ों की जानकारी पर हम निर्भर नहीं कर सकते, उस चीज़ को हम पूरा सच नहीं मान सकते। तो जानकारी हमें वही मिलती है जो अंग्रेज़ों की सोच थी। हमें ये नहीं पता चलता कि जो विद्रोही थे वो क्या चाहते थे, क्यों, क्योंकि वो क्या थे, अनपढ़ थे। उन्होंने कुछ भी लिखी पढ़ी चीज़ें यहाँ पर नहीं छोड़ी हैं, जो चीज़ें छोड़ी हैं वो सिर्फ अंग्रेज़ों ने छोड़ी हैं और उसमें सिर्फ अंग्रेज़ों की सोच जो है वो लिखी हुई है। कोई विद्रोही की सोच का कोई भी चीज़ या सबूत हमें नहीं मिला। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एकता की कल्पना,
कि एकता की कल्पना जो थी वो करी गई थी हमारे देश में। एकता मीन्स मतलब पूरा देश जो है वो एक संगठन के रूप में आ जाए, एक देश के रूप में आ जाए, ताकि जो अंग्रेज़ हैं उनके खिलाफ एक अच्छा खासा विद्रोह जो है वो चलाया जा सके। 1957 के विद्रोह में विद्रोहियों के द्वारा जारी की गई घोषणा में जाति और धर्म के भेदभाव समाप्त करते हुए एक साथ सभी तबकों को आने को कहा जाता था। मतलब 1857 में जो विद्रोह हुए थे उसमें जो भी अपील जारी की गई वो हर एक भाषा में जारी की गई। हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, फ़ारसी हो गया, जितनी भी भाषाएं हमारे देश में थी ना, ज़्यादातर सभी भाषाओं में जारी कर दी गई। क्यों करी गई? ताकि सारे लोग जो है वो जाति और धर्म के भेदभाव को समाप्त कर लें और एक साथ आ जाएं, ताकि जो विद्रोह है उसको चलाया जा सके। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमार या नवाबों की तरफ से या उनके नाम से जारी की गई। इसमें हिंदू और मुसलमानों दोनों की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। मतलब जो भी अपील जारी की जाती, चाहे वो हिंदू करे, चाहे वो मुसलमान करे, चाहे वो राजा करे, चाहे वो नवाब करे, जो भी अपील जारी की जाती थी ना, उसमें हर एक धर्म के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था कि मतलब उस अपील से किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। उसके बाद अंग्रेज़ शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिम उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करी और 50,000 रुपये खर्च किए। मतलब जो अंग्रेज़ उन्होंने पूरा कोशिश करा कि मतलब जो ये विद्रोह है उसको समाप्त कर दें। विद्रोह को समाप्त करने का उनको एक ये रीज़न मिला, एक ये रास्ता मिला कि वो हिंदू मुसलमानों को अलग कर दें, और इस कोशिश में उन्होंने 50,000 रुपये जो थे वहाँ पर खर्च करे। उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही। मतलब इतना जो उन्होंने कोशिश करी, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उनकी ये कोशिश नाकामयाब रही। हिंदू मुसलमान अलग नहीं हो पाए। वो बाद में अलग हो गए, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, देश में धर्म की जो जाति धर्म था ये सब फैल गया। बट अंग्रेज़ों के टाइम पर जब अंग्रेज़ों ने ये चीज़ में कोशिश करी तो वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद आता है आपका दमन। दमन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बलपूर्वक विद्रोह को दबाना, कि जो विद्रोह चला था उसका दमन करा गया, उसको बलपूर्वक दबाया गया ताकि ये चीज़ ख़त्म हो जाए और देश में हिंसा ना फैले और अंग्रेज़ों को एक हार ना मिल पाए। पर उसके बावजूद जो थे काफ़ी चीज़ें जो थी अंग्रेज़ हार गए थे और उनका दमन ख़त्म हो चुका था। मतलब वो एक तरीके से उनका जो शासन था वो ख़त्म हो चुका था। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है अंग्रेज़ों द्वारा दमन, कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने जो विद्रोह चला था उसको बलपूर्वक या ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश करी थी। तो उत्तर भारत को फिर से जोड़ने के लिए ब्रिटिश ने कानून की श्रृंखला पारित की। पूरे उत्तर भारत को मार्शल लॉ के तहत रखा गया। मार्शल लॉ क्या था? एक मार्शल लॉ आपका पॉलिटिकल में है, मार्शल योजना, एक मार्शल लॉ आपका ये हिस्ट्री में है। दोनों ही अलग चीज़ है, दोनों में ही अलग बातें कही गई थी। तो ये मार्शल लॉ बेसिकली क्या था कि मार्शल लॉ के तहत जो भी आपकी पावर्स हैं, जो भी आपकी शक्तियां हैं, वो सारी की सारी सेना को दे दी जाती है। मतलब आपकी कर्ताधर्ता कौन है? सैनिक है, सेना है। अगर सेना चाहे तो वो किसी भी इंसान को कोई भी सज़ा दे सकती है, चाहे वो सज़ाए मौत क्यों ना हो। तो ये है आपका मार्शल लॉ। सैन्य अधिकारियों और आम ब्रिटेनियों के विद्रोह के संदिग्ध भारतीय को दंडित करने की शक्ति दी गई थी। मतलब सेना के हाथ में शक्ति दे दी गई कि वो किसी को भी दंडित कर सकते हैं, चाहे वो दंड जो है सजाए मौत क्यों ना हो। ये शक्ति थी सैनिक के पास। इसको हम कहते हैं मार्शल लॉ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आता है कि मार्शल लॉ क्या था। अगली बात ये कही गई कि ब्रिटेन सरकार ने जो ब्रिटेन था उसकी सुदृढ़ीकरण किया और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दोहरी रणनीति की व्यवस्था करी। सितंबर के अंत में ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। मतलब ये जो ब्रिटेन सरकार थी, क्योंकि वो दिल्ली पहले से ही हार चुकी थी, वहाँ पर सारे के सारे विद्रोहियों ने अंग्रेज़ों को मार कर और भगा दिया था, ज़बरदस्ती हमला कर कर उन पर। तो उन्होंने क्या करा, एक दोहरी रणनीति अपनाई और सितंबर के अंत तक उन्होंने क्या करा, दिल्ली पर वापस अपना कब्जा स्थापित कर लिया। ब्रिटिश सरकार को अवध में बहुत कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और उन्हें विशाल पैमाने पर सैन्य शक्ति का उपयोग करना पड़ा। अब उन्होंने देखा कि जो अवध थी, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो अवध को अपने अंडर कर ले, अपने नेतृत्व में कर ले, उस पर कब्जा कर ले, पर वो उसमें नाकामयाब रहे और काफ़ी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। और लोगों को कंट्रोल में करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, एक बड़े पैमाने पर सैनिक शक्ति का उपयोग वहाँ पर करना पड़ा। अवध में उन्होंने ज़मींदारों और किसानों के बीच एकता को तोड़ने के लिए कोशिश करी ताकि वो अपनी ज़मीन वापस ज़मींदारों को दे सकें, और विद्रोहियों ने ज़मींदारों को खदेड़ दिया और जो लॉयल नाम का इंसान था उसको पुरस्कृत किया। पुरस्कृत मतलब एक तरीके से सम्मान दिया, उसको अवार्ड दिए गए वहाँ पर।
जो ये ब्रिटिशर्स ने, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने जो ये काम करा था कि अंग्रेज़ जमींदारों और किसानों के बीच में एकता को तोड़ने की कोशिश करी थी, ये काफ़ी हद तक उनकी नाकामयाब रही थी। क्योंकि जो भी जमींदार थे, जो विद्रोही थे, जो उनका विरोध कर रहे थे, उन्होंने क्या करा, उनको खदेड़ दिया, मतलब वहाँ से भगा दिया। और जो भी लॉयल लोग थे, मतलब जो उनके साथ थे, जमींदारों के साथ थे, उन्होंने क्या करा, उनको पुरस्कृत किया, मतलब सम्मान दिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कला और साहित्य के माध्यम से विद्रोह का विवरण, कि किस तरीके से कला जो थी उसके और साहित्य, मतलब जो आपकी पुस्तकें हैं, कहानियां हैं, उनके माध्यम से किस तरीके से विद्रोह जो था उसको डिस्क्राइब करा गया, उसका या उसके बारे में बताया गया। तो जो विद्रोही दृष्टिकोण से बहुत कम रिकॉर्ड जो है वो मिला है। जैसे कि मैं आपको ऊपर भी ये चीज़ टॉपिक में एक्सप्लेन करी थी कि जितने भी सबूत, जितने भी गवाह हमें अब तक मिले हैं, वो सारे के सारे जो हैं हमें अंग्रेज़ी दफ्तर से या फिर उनके अंग्रेज़ी दस्तावेज से ही हमें मिले हैं। कोई भी भारतीय इंसान जो है उसका दस्तावेज हमें अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। हुए हैं बट बहुत ही कम हुए हैं। तो लगभग 1857 के विद्रोह के अधिकांश कथन आधिकारिक खाते से प्राप्त किए गए हैं। मतलब जो भी हमें विद्रोह के अधिकांश है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आधिकारिक खाते से। मतलब जो भी अधिकारी थे उस टाइम पे, अंग्रेज़ थे चाहे वो भारतीय थे, उनके खातों से जो भी रिकॉर्ड हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। ब्रिटिश अधिकारी ने स्पष्ट रूप से डायरी, पत्र, आत्मकथा, आधिकारिक इतिहास और रिपोर्टों में अपना संस्करण छोड़ दिया है। मतलब संस्करण मतलब एक तरीके से अपनी फीलिंग्स जो है ना, अपनी व्याख्या उसने करी है कि किस तरीके से वो सोचते थे, किस तरीके से वो चाहते थे। कोई भी भारतीय इंसान क्या चाह रहा है, भारतीय विद्रोही क्या चाह रहे हैं, उन्होंने अपने किसी भी डायरी में, किसी आत्मकथा, किसी पत्र, किसी आधिकारिक इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ब्रिटिश समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित विद्रोह की कहानियों में विद्रोहियों की हिंसा के बारे में विस्तार से बताया गया था और इन कहानियों ने सार्वजनिक भावनाओं को भड़काया और प्रतिशोध और बदले की मांग को उकसाया। मतलब जो भी ब्रिटिश के टाइम पे समाचार पत्र थे, पत्रिकाएं जो भी प्रकाशित होती थी, उन सब में जो कहानियाँ थी वो विद्रोहियों की हिंसा वगैरह के बारे में थी। और इन कहानियों से हुआ क्या था, जो भी सार्वजनिक भावनाएँ थी ना, वो और ज़्यादा भड़क गई थी। जो सार्वजनिक लोग हैं, जो निवासी हैं एक देश के, उनकी भावनाएँ भड़क गई। उन्होंने प्रतिशोध की भावना और बदले की मांग जो थी उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा दिया इन कहानियों ने। ब्रिटिश और भारतीय द्वारा निर्मित पेंटिंग, इचिंग, पोस्टर, कार्टून, बाजार प्रिंट सब भी विद्रोह के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के रूप में कार्य करती है। मतलब जो भी ब्रिटिश और भारतीय ने पेंटिंग्स बनाई, पोस्टर्स बनाए, कार्टून बनाए, जो प्रिंटिंग वगैरह सामान हुआ, वो सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है हमें उनके बारे में बताने में। उसके बाद आता है आपका कि विद्रोह के दौरान विभिन्न घटनाओं के लिए विभिन्न चित्रों की पेशकश करने के लिए ब्रिटिश चित्रकारी द्वारा किए गए जो चित्र बनाए गए थे, इन छवियों ने विभिन्न भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को उकसाया। मतलब ये जो घटनाएं चित्रों के माध्यम से दर्शाई गई थी चित्रकारों द्वारा, उन्होंने क्या करा, एक श्रृंखला में जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भावनाएं थी, उन सबको दर्शाया और लोगों को इस माध्यम से उकसाने की कोशिश करी। ऐसे ही 1859 में क्या हुआ, थॉमस जॉन्स बार्कर, ये एक इंसान का नाम है जो चित्रकार था काफ़ी फेमस, इसने एक चित्रकारी करी जिसका नाम इसने दिया जैसी पेंटिंग ब्रिटिश नायकों को याद करती है जिन्होंने जो अंग्रेज़ी को बचाया और विद्रोहियों का दमन किया। विद्रोहियों का दमन का मतलब यहाँ पर है कि विद्रोहियों को बलपूर्वक दबाने की यहाँ पर इन लोगों ने कोशिश करी। तो ये कुछ कहानियाँ थी, कुछ किस्से कहानियाँ, कुछ चित्रकारियाँ जो उस टाइम पर की गई थी, जिनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि विद्रोह का विवरण किस प्रकार से हुआ था या विद्रोह किस टाइप से चला था। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है हमारा कि अंग्रेज़ी महिलाओं और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा, कि मतलब अंग्रेज़ी महिलाओं का क्या कहना था, उनकी क्या स्थिति थी उस टाइम पर और ब्रिटेन की क्या प्रतिष्ठा थी। समाचार पत्र की रिपोर्ट विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में प्रभावित घटनाओं की भावनाओं और दृष्टिकोण को आकार देती है। मतलब जो भी समाचार पत्र उस टाइम पे बने थे, उन्होंने क्या करा, जो भी हिंसा हो रही थी महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, उन सबको एक दृष्टिकोण दिया, उनकी भावनाओं को एक आकार दिया। ब्रिटेन में बदला लेने और प्रतिशोध के लिए सार्वजनिक मांगे थी। मतलब जब उन्होंने देखा ब्रिटेन के लोगों ने कि भारत में ऐसा हो रहा है अंग्रेज़ों के खिलाफ या ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उन्होंने क्या करा, एक प्रतिशोध की मांग की कि मतलब बदला लिया जाए भारतीयों से इस चीज़ का। ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं को निर्दोष महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने और असहाय बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कहा। मतलब ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि जो भी महिलाएं निर्दोष हैं उनके सम्मान की रक्षा करी जाए और जो भी असहाय बच्चे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करी जाए और इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि उनको किसी प्रकार की जो हानि है वो ना हो या कोई चोट वोट उनको ना लगे। मतलब सुरक्षा प्रदान करना है दोनों को, महिलाओं को भी और बच्चों को भी। कलाकारों ने आघात और पीड़ा के अपने दृश्य
प्रतिनिधित्व के माध्यम से इन भावनाओं को व्यक्त किया। मतलब जो भी कलाकार थे उस टाइम पर उन्होंने क्या करा, अपनी जो भी पीड़ा थी, जो भी आप बीती थी, उसको दृश्य दिया अपनी कलाओं के माध्यम से, और कलाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को वहाँ पर उन लोगों ने व्यक्त किया। 1859 में जोसेफ नोएल पैटन द्वारा चित्रित, मतलब जोसेफ नोएल पैटन था, वो एक चित्रकार था काफ़ी फेमस। उसने क्या करा, एक मेमोरियम ने उसे चिंताजनन क्षण को चित्रित किया, जिसमें महिलाओं और बच्चे असहाय निर्दोष व्यक्ति उससे घेर में घिर जाते हैं। और ये जो पेंटिंग, ऐसे प्रतीत क्या होता है कि वो अपरिहार्य अपमान, हिंसा, मृत्यु का प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब एक तरीके की पेंटिंग थी जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई होगी। इसमें था क्या कि एक महिला है और कुछ बच्चे हैं जो निर्दोष हैं, उनको कुछ लोगों ने घेरा हुआ है, और ये दिखा क्या रही है एक तरीके से ये पेंटिंग कि जो वो लोग हैं वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हिंसा, अपमान, ये सब वो लोग झेल रहे हैं। चित्रकला कल्पना को बढ़ाती है और क्रोध और रोष को भड़काने की कोशिश करती है। ये पेंटिंग विद्रोहियों को हिंसक और क्रूर रूप में दर्शाती है। मतलब जो भी ब्रिटिशर्स ने उन्होंने क्या करा, इस पेंटिंग के माध्यम से क्या करा, जो विद्रोही थे हमारे भारत के, उनको हिंसक दिखाया और क्रूर रूप में दर्शाया कि मतलब कितना क्रूरतापूर्ण जो व्यवहार है वो लोगों से के साथ करते हैं, इस चीज़ को उन्होंने दर्शाया। तो ये महिलाओं की स्थिति थी जो दर्शाई गई थी उनके समाचार पत्रों में और कलाकार द्वारा। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, जिसके साथ आपका जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दोनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। नहीं आया होगा, कोई डाउट हो तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। होप यू लाइक द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, and do like the video and comment